Good morning, student. Today I explain class 8 subject SST part of history, chapter 3 ruling countryside. तो मैं इसमें क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बुक में से देखने हैं। जैसे फर्स्ट मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट आंसर है रायल पीजेंट को कहते थे, महल विलेजों में होते थे, नीज कल्टीवेशन और प्लांटर्स कॉमन लैंड, ये खुद की जमीन होती थी। रायोटी कल्टीवेशन और रायोस लैंड, ये दूसरों की जमीन होती थी। लोग कंपनी की जमीन पे अपना वर्क करते थे। ये जमीन कम उपजाऊ थी, ये इनकी जमीन ज्यादा उपजाऊ थी। ये मैंने समरी में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लक्स कि फ्लक्स आपको करने कैसे हैं। तो पहला जो फ्लक्स है मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ वहाँ आंसर लिखे हैं। ग्रोवर्स ऑफ वुड इज इन यूरोप सा प्लैंक्स एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन ऑन देयर अर्निंग। तो ये कंपटीशन अर्निंग किस में था? इंडिगो में था। द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे जब इंडस्ट्रीज बनी तभी कपड़ों के ऊपर इंडिगो को काम में लिया गया। द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ ब्लैंक्स सिंथेटिक डाइज, यानी इंडिगो से डाइज के काम में आता था। कपड़े की डाई करते थे उससे, क्योंकि वो ब्लू कलर था। द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट, चंपारण मूवमेंट हुआ था, वो किसके विरुद्ध हुआ था? वो इंडिगो प्लांटर्स के विरुद्ध हुआ था। कि इंडिगो जो प्लांटर्स जो प्लांट बेचते थे, वो उनका कमीशन बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अभी परमानेंट सेटलमेंट क्या था? यानी पहले टैक्स वगैरह सिमिलर नहीं थे इसमें। ये जो ये लागू हुआ था 1793 में, और ये चार्ले कॉर्नवेलिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके क्या क्या नियम थे? द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली, यानी जो रेवेन्यू था, जमीन के ऊपर जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया कि ना वो आगे बढ़ेगा ना घटेगा। तो इट इज अ बेनिफिशियल फॉर जमींदार। कंपनी एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड, कंपनी ने जमींदारों का उत्साहवर्धन किया और जमीन की इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट किया। यानी कंपनी के पास जो टैक्स जाता था वो रेगुलर जाता था, उस पैसे को वो जमीन को उपजाऊ बनाने में या इम्प्रूविंग में काम देती थी। थर्ड, द राजा एंड तगलुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, यानी जो राजा थे, तगलुकदार थे, उनको जमींदारों के नाम से जाने जाने लगे। एनीवन हु फेल्ड टू पे रेवेन्यू लॉस्ट है जमींदारी, जो रेवेन्यू नहीं दे सकता था उसकी जमींदारी खत्म कर दी गई। द सिस्टम प्रूव्ड ऑप्रेसिव फॉर द कल्टीवेटर्स, ये सिस्टम जो कल्टीवेटर्स थे उनके लिए एप्रेसिव था, थोड़ा दुखदायी था, लेकिन ये फिक्स कर दिया था कि ना इसमें आगे बढ़ेगा ना घटेगा। इट इज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट? तो हियर टू डिफरेंस, यहाँ पे मैंने परमानेंट सेटलमेंट लिखा, उधर महलवारी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट थर्ड क्वेश्चन में आंसर दिया है, द रेट्स of revenue are fixed and it not increase in future, कि परमानेंट
सेटलमेंट नेम से ये कि रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था, वो भविष्य में कभी नहीं बढ़ेगा, बट उधर द रेट ऑफ रेवेन्यू वुड बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली एंड नॉट परमानेंट फिक्स। यानी जो महलवारी सेटलमेंट है ये गांव में थी, ये फिक्स नहीं हुआ था इनका रेवेन्यू, पीरियोडिकली अच्छी फसल पे ज्यादा रेवेन्यू होता था, कम फसल होने पर कम रेवेन्यू होता था। चार्जेज वाज गिवन बाय द जमींदार, तुगलकदार एंड राजा, ये चार्ज ये लोग देते थे, बट चार्ज वाज गिवन इन महलवारी सिस्टम बाय विलेज हेडमैन। महलवारी सिस्टम विलेज हेडमैन रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था, परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार, तुगलकदार और राजा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यानी गिव टू प्रॉब्लम विच एरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। जो मुनरो सिस्टम के तहत जो रेवेन्यू फिक्स किया उसकी दो प्रॉब्लम बतानी है। फर्स्ट, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड ए वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट वर अनेबल टू पे। यानी ये जो रेवेन्यू था ये काफी हाई ऊंचा था, जिससे पीजेंट जो जमींदार वर्ग थे वो इसको पे नहीं कर सकते थे। रायोट्स फ्लेड द कंट्री साइड, रायोट्स पूरे देश में फैल गए थे एंड विलेज बिकम डिजर्टेड मैनी रीजन्स, और गांव को काफी रीजनों में उन्होंने तोड़ दिया था या बांट दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन, व्हाई वर रायोट्स रिलुक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। यानी रायोट्स ने इंडिगो को कम करना क्यों पसंद किया, यानी उसके उत्पादन को कम करना शुरू कर दिया। उसके रीजन थे, 5 रीजन है यहाँ पे बेसिकली। द प्लांटर्स यूजुअली फोर्स द रायोट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, प्लांटर रायोट्स से साइन कराते थे कॉन्ट्रैक्ट। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता था, गोट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स, वो प्लांटर से एडवांस में कैश ले लेता था एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। यानी कम रेट के ऊपर इंडिगो का उत्पादन शुरू हो जाता था। बट द लोन कमिटेड द रायोट्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एट 25% ऑफ एरिया अंडर हिज होल्डिंग। बट रायोट्स को कम से कम 25% एरिया उनको देना होता था। द प्लांटर्स प्रोवाइड सीड, ड्रिल एक्सेट्रा। प्लांटर क्या क्या देते थे, बीज, ड्रिल इक्विपमेंट काम करने के। व्हाइल द कल्टीवेटर प्रिपेयर्ड द सॉइल, सोड द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। ये कल्टीवेटर्स ये वर्क करते थे, सॉइल मिट्टी को प्रिपेयर करते थे, जो जुताई बुआई और फसल की देखभाल करते थे। कल्टीवेटर्स गॉट लो रेट फॉर देयर हार्ड लेबर। कल्टीवेटर्स अपने हार्ड लेबर का बहुत लो रेट उनको मिलता था। आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप, और जब फसल तैयार हो जाती थी तो एक न्यू लोन वाज गिवन, इट मींस ए विशियस सर्कल ऑफ लोन स्टार्टेड। जब फसल तैयार हो जाती थी तो एक लोन और शुरू हो जाता था। इसका मतलब लोन सर्किल रहता था, हमेशा चालू रहता था। द प्लांटर्स प्रोवाइड बेस्ट सोइल फॉर राइस इंस्टेड इंडिगो। और प्लांटर्स राइस के लिए तो बढ़िया जमीन देते थे, लेकिन इंडिगो के लिए इतनी उपजाऊ वाली जमीन वो नहीं देते थे। इसलिए भी लोगों ने रेड्यू कास्ट कर दिया इंडिगो की खेती करने के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर द
circumstances which led to eventual collapse of indigo production in Bengal। यानी बंगाल में जो इंडिगो नील की खेती होती थी वो क्यों काल्स हो गई, क्यों लोगों ने उसका विरोध किया। उसके कई रीजन्स हैं, बेसिकली जो मेन रीजन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका आंसर जो है, इन मार्च 1859 रायोट्स इन बंगाल रिफ्यूज्ड indigo and they were not willing to pay rent to the planters। in March 1859 में रायोट्स ने बंगाल में इंडिगो की खेती करने को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। वो उनकी इच्छा थी कि हम प्लांटर्स को कोई पे नहीं करेंगे, कोई किराया नहीं देंगे। लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमैन स्टार्टेड अटैक ऑन फैक्ट्रीज। तो लोकल जमींदार थे और विलेज के हेडमैन के जो टैक्स देते थे, जो नील की खेती करते थे, इंडिगो की खेती करते थे, उन्होंने वहाँ की फैक्ट्रियों पे अटैक करना शुरू कर दिया। द गवर्नर टर्न्ड द एरिया वरीड बाय रिबेलियन। जब गवर्नर उस एरिया में गया तो बहुत चिंतित हुआ कि रिबेलियन की कोई विद्रोह ना हो जाए। गवर्नमेंट सेट अप इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया और उस सिस्टम से इंक्वायरी करने के लिए कहा ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन की, इंडिगो प्रोडक्शन के उत्पादन की आप इंक्वायरी करें। तो जब उस कमीशन ने इंक्वायरी की क्या डिसीजन दिया, द कमीशन डिक्लेयर्ड इंडिगो प्रोडक्शन इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रायोट्स। यानी रायोट्स के लिए इंडिगो की जो कार्य है, जो वर्क है, खेती है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ये डिक्लेयर किया। तो रायोट्स वर फ्री टू रिफ्यूज फ्यूचर प्रोडक्शन। तो रायोट्स फ्री हो गए आगे की प्रोडक्शन के लिए। सो इंडिगो प्रोडक्शन कास्ट इन बंगाल। तो नील की खेती का अंत धीरे धीरे वो अंत बंगाल में हो गया। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट मोर अबाउट चंपारण मूवमेंट एंड महात्मा गांधी रोल इन इट। तो एक चंपारण मूवमेंट जो हुआ था, डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 8 था, फाइंड मोर अबाउट द चंपारण मूवमेंट एंड महात्मा गांधी रोल इन इट। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन हिंट दे रहा हूँ, करना आप लोगों को कि द चंपारण प्लेस देयर रिबेलियन वाज स्टार्टेड। यानी चंपारण एक ऐसी जगह थी जहाँ से विद्रोह भड़का था। महात्मा गांधी स्टार्टेड इट रिबेलियन अपोजिट ऑफ ब्रिटिशर्स। महात्मा गांधी ने इस रिबेलियन का नेतृत्व किया था। इसके तहत उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था कि इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर द ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर दैट वी यूज ऑल थिंग्स फॉर आवर कंट्री। हमारे देश में बनी हुई चीज़ हम पहने और उनकी सहायता नहीं करें। नमक कानून का भी उन्होंने यहाँ से शुरू किया था। तो इस तरह मैं ये हिंट आपको दे रहा हूँ कि 8th का सॉल्यूशन आप लोगों को अपने आप करना है और इट्स हेल्प बाय द चैप्टर। आप चैप्टर में भी इसके बारे में बताया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ आइदर टी और कॉफ़ी प्लांटेशन इन इंडिया। यानी टी और कॉफ़ी प्लांटेशन इंडिया में क्या हिस्ट्री है। सी हाउ द लाइफ ऑफ वर्कर इन दीज प्लांटेशन वाज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम दैट वर्कर इन इंडिगो प्लांटेशन। कि इन वर्करों की स्थिति भी जैसे इंडिगो प्लांटर्स की थी, इंडिगो उत्पादन वालों की थी, ऐसे ही उनकी भी है क्या। तो क्वेश्चन 9 आपको नहीं करना है, इट इज प्रैक्टिकल वे। तो यू डू क्वेश्चन 1 to 8। तो आई होप दैट मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। 8th क्लास में आप लोग क्वेश्चन बुक में से देख सकते हैं, आंसर मैंने लिख दिए हैं।
और आपको होमवर्क अच्छी राइटिंग में करना है। राइटिंग के साथ साथ लर्निंग वर्क भी प्रोसेस में रखना है। अभी तक हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर फर्स्ट सेकंड, ज्योग्राफी के फर्स्ट सेकंड 2 चैप्टर, सिविक्स के फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। आज एसएसटी हिस्ट्री का 8th क्लास का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आगे से हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे तुम्हें करने के लिए, क्योंकि वन साइड एक्टिव, नो मैटर एक्टिव पर्सन ऑफ बोथ साइड, इट इज द गुड फॉर बेटर लाइफ। और अकॉर्डिंग COVID-19, I hope that your health and mind wise good at your home. Thank you.